हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 23 जनवरी 2025 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहले 2 समाचार अमेरिका से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी पड़ेंगे और भारत पर भी पड़ेंगे। जिसमें से पहला समाचार है स्टारगेट परियोजना। ट्रंप ने जो है अपने व्हाइट हाउस कार्यालय में जो है एक निजी परियोजना स्टारगेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परियोजना को उसको शुरू करने की घोषणा की है, जो कि निजी क्षेत्र की एक कंपनी है, ओपन एआई और सॉफ्टबैंक जापान की। और ये 500 अरब डॉलर की परियोजना है। और देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़ दीजिए, दुनिया में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना इतनी बड़ी नहीं है। अभी बताएंगे डिटेल में ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। दूसरा समाचार है अमेरिका में एक नारा जो 2008 में जो है फेमस हुआ था, डिल बेबी ड्रिल। उसे डोनाल्ड ट्रंप ने इस अपने चुनाव में भी ये काफी चर्चा किया कि डिल बेबी ड्रिल। तो उसको समझेंगे कि अभी राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो एक कह रहे हैं कि डील बेबी ड्रिल। और उन्होंने नेशनल एनर्जी इमरजेंसी या राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल लागू किया है। तो इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की बात आप जो स्टारगेट परियोजना को लॉन्च कर रहे थे ट्रंप, उसमें भी आपको पता चलेगा। तो उसको पूरा समझेंगे और समझेंगे कि दुनिया पे इसका क्या प्रभाव भी पड़ने वाला है। तीसरा जो समाचार है वो भारत का है। शत्रु संपत्ति का मामला है। एनिमी प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि युद्ध के समय या जैसे कोई पाकिस्तान चला गया हो या चाइना माइग्रेट हो गया हो, तो उसकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहा जाता है। सैफ अली खान के करीब 15,000 करोड़ की मूल्य की जो बाजार मूल्य की संपत्ति का शत्रु संपत्ति का मामला अभी चर्चा में है, तो उसको भी हम समझेंगे। चलिए पहले देखते हैं स्टारगेट परियोजना। देखिए ये पीछे जो बना है ट्रंप है, और स्टारगेट का वो एक मूवी थी बना है, जिसमें उसके जरिए वो दूसरी दुनिया में जाता है। ट्रंप द्वारा जो है अपने राष्ट्रपति बनने के जो है दूसरे दिन जो है उन्होंने एक स्टारगेट परियोजना लॉन्च की है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। हालांकि ये कोई सरकारी परियोजना नहीं है, ये निजी क्षेत्र की परियोजना है, या ये कह सकते हैं कि ये एक कंपनी है जिसमें जापान की सॉफ्टबैंक, ओपन एआई, सैम अल्टरमैन का या जिसका चैट जीपीटी है वो, ऑरेकल और एक दो और अमेरिकी टेक कंपनियां हैं जिनके स्टेक होल्डर के रूप में ये बनाया गया है। और ये 4 सालों में ये 500 अरब डॉलर की परियोजना होगी, जो 100 अरब डॉलर तो इस एक ही साल यानी इसी साल खर्च किया जाएगा। ये देखा जाए तो इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रंप का कहना है कि इतिहास की सबसे बड़ी परियोजना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि ब्रह्मपुत्र परियोजना चीन बना रहा है, जो 120 अरब डॉलर का है। और उसके बारे में कहा जाता है कि वो वैश्विक इतिहास की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना थी, जो 120 अरब डॉलर की है। यह परियोजना निजी क्षेत्र की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है और 500 अरब डॉलर की है। यानी कि अगर आप समझ लीजिए कि उसको 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, यानी जो हमारा बजट है उतना जो है उसमें किया गया है। और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, 11,11,11 करोड़ रुपए, उससे लगभग 4 गुना जो है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बनेगा। निश्चित रूप से इसका जो उद्देश्य है कि अमेरिका को आर्टिफिशियल के क्षेत्र में सिरमौर बनाना, बादशाहत हासिल करना। जहां तक भारत भी अपने लिए एआई मिशन शुरू किया है, इंडिया एआई मिशन जो है 10,000 करोड़ रुपए की सरकार की शुरुआत है, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं अब हमें और आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ट्रंप का ध्यान है और जिस तरह से स्टारगेट जो है प्रोजेक्ट चल रहा है, उस तरह से अमेरिका इस प्रौद्योगिकी को वेपनाइज भी भविष्य में कर सकता है। उसको लेकर भारत को पहले से ही तैयार करके अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाना चाहिए। आइए चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी घोषणा की कि एआई के भविष्य को यह आकार दे सकता है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट स्टारगेट के तहत अमेरिका में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 500 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा और इससे अमेरिका में 1 लाख नए रोजगार जनरेट होंगे। लेकिन रोजगार उतना मायना नहीं है, फिर भी 1 लाख नए रोजगार जनरेट होंगे। और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इसे इतिहास की सबसे बड़ी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना करार दिया गया है। 500 अरब डॉलर
हालांकि ये 4 साल में खर्च किया जाएगा, यानी एक साल में ही आप मान लीजिए कि $125 अरब का एवरेज आ रहेगा, $700 अरब तो इसी साल खर्च किया जाएगा। ये जो है एक निजी क्षेत्र की कंपनी है जिसका जो अध्यक्ष होंगे वो जापान के जो सॉफ्ट बैंक है, जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, टेक इन्वेस्टमेंट बैंक, उसके अध्यक्ष होंगे और उसके द्वारा पैसा लगाया जाएगा। वो फाइनेंशियल इश्यूज देखेगा। बाकी जो अल्टमैन है या ओपन एआई के सीईओ है वो इसके परिचालन चीजें देखेंगे। जहां तक इसके बड़ी विशालता की बात है तो इसको अगर तुलना करके देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है यारलुंग परियोजना या सांगपो परियोजना चीन ने घोषित की थी और उसने कहा था वो 120 अरब डॉलर की परियोजना थी और कहा था कि ये दुनिया की सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। ठीक है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, 500 अरब डॉलर की परियोजना है। तो देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे इससे बड़ी परियोजना न भूतो न भविष्य, भविष्य की बात नहीं कर सकते लेकिन अभी तक नहीं किसी में आया है और यह निजी क्षेत्र की परियोजना है। और इस परियोजना के जरिए अमेरिका का लक्ष्य है कि वो अमेरिका को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पूरी तरह से क्या कर दे, मजबूत कर दे। ठीक है, तो ऐसे में यह परियोजना सुनिश्चित करेगी कि संयुक्त राज्य अमेरिका एआई और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बना रहेगा। कुछ दिन पहले ही अपने सत्ता से हटने के पहले ही जो बिडेन ने भी अपने यहां पे जीपीयू या ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके जो एआई के ट्रेंड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में चिप बनती है, उसके निर्यात को भी उस पर प्रतिबंध या उसमें चेंज किया है, जिसमें चीन, रूस आदि देशों पर तो पूरी तरह से प्रतिबंध है। भारत जैसे देशों पर तो लिमिट तय है और उनके कुछ सहयोगी देशों पर नहीं लिमिट है। तो कहीं ना कहीं वो जो चीजें चल रही उसी में एक और एडवांस दूसरी सरकार में कर रहा है, यानी दोनों सरकारों में अगर इस तरह की अप्रोच दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने से बाहर कहीं जाने नहीं देना चाहता है, जितना वो रोक सकता है उतना करने की कोशिश कर रहा है। और वैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्तमान समय में दुनिया की ट्रांसफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, कुछ नीति विशेषज्ञ अमेरिका के इस कदम को प्रौद्योगिकी को हथियार बनाने यानी वेपनाइजिंग द टेक्नोलॉजी के उसमें कह रहे हैं, जिसमें अमेरिका कंपनियां बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल वाले इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आसपास के बुनियादी ढांचे से लेकर हर चीज पर अपना नियंत्रण करेंगे। और ये जो परियोजना है इसके बारे में अगर हम देखें, स्टारगेट परियोजना क्या है, तो मूलतः ये एक निजी क्षेत्र की कंपनी है। ये एक कंपनी है जिसके कुछ स्टेक होल्डर हैं। ठीक है, यानी ये पहले तो एक कंपनी है, एक नई कंपनी बनी है निजी क्षेत्र की। इसका लक्ष्य है कि 4 वर्षों में अमेरिका में उन्नत एआई अवसंरचना के निर्माण के लिए 500 अरब डॉलर का निवेश करना है। ठीक है, और 100 अरब डॉलर तो तुरंत निवेश किया जाएगा, यानी 8.5 लाख करोड़ रुपए तो इसी साल जो है निवेश करने की बात इसमें की गई है। इसका जो उद्देश्य है, टारगेट है कि कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को जो है डेवलप करना है। थोड़ा सा इसको बता देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कहा जाता है कि जो चीजें मनुष्य करता है उसे आर्टिफिशियली तरीके से या कृत्रिम तरीके से हम निर्णय ले सके, सोच-बूझ कर सके, यानी ऐसा प्रोग्राम, ऐसा मशीन जो सोच विचार कर सके, कुछ नया जनरेट कर सके। ठीक है, ढूंढना नहीं है, कुछ नया जनरेट कर सके जैसे मनुष्य करता है, जैसे कुछ स्मृतियां देख के अनदेखी चीजों को ले लेता, इस तरह की जो है आर्टिफिशियल, इस तरह की जो है बुद्धिमत्ता मशीन को देने की बात है। जो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो जैसे देखा जाए कि एक्चुअल में मनुष्य जैसा सोचता है, जैसे अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो रिसर्च चल रहा है, जो हो रहा, वो नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है, यानी जो किसी एक विशेष क्षेत्र में है। उसका एक, जैसे मनुष्य कोई एक वो नहीं, कोई लिखने का काम कर रहा है, कोई पिक्चर बनाने का काम कर रहा है, जबकि मनुष्य इन सब का कई गुना ज्यादा है। उसमें बहुत सारा इंटेलिजेंस है, उसमें क्रिएटिविटी है, उसमें सोचने की क्षमता है, उसमें भावनाएं हैं, उसमें कलात्मकता है। ये सारी चीजें मनुष्य में भरी है। और ये लोग क्या है, मतलब जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के तहत जो है लोग ये जो मनुष्य वाली क्षमता है वो मशीन को देने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल चाहिए, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। कैसे चाहिए? देखिए, जो मशीनें होती है ना, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उसको ट्रेंड करने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए और डेटा को स्थापित करने के लिए बहुत सारा जगह चाहिए, बहुत सारी ऊर्जा चाहिए। और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या लार्ज लैंग्वेज मॉडल को पढ़ने के लिए, ट्रेन करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा भी चाहिए होता है।
तो इसलिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वहां पे निर्माण करना पड़ेगा, इसीलिए इतना बड़ा 500 अरब डॉलर का जो है वो पूरा प्रोजेक्ट है। और इससे क्या होगा कि एआई की प्रगति में एक महत्वपूर्ण छलांग लग जाएगा। इसके जो चूंकि एक कंपनी है तो निजी कंपनी है, जिसके स्टॉक होल्डर कौन है? जापान का सॉफ्टबैंक है। ये प्रमुख टेक इन्वेस्टर हैं। अगर आप ओयो जो है होटल हो या और भी जो ओला है, इन सब में देखोगे तो कई सारी चीज़ों में या पेटीएम में हो या फ्लिपकार्ट में हो, सॉफ्टबैंक जो भी इस तरह के स्टार्टअप है उसमें खूब निवेश करते रहते हैं। और एक बार जब उन्होंने पेटीएम में किया था, मैं पहले की बात बता रहा हूँ, शुरुआत में उसने 1 अरब डॉलर के आसपास किया था, तो मुझे लगा यार इससे कितना रिटर्न आ जाएगा, लेकिन 3 साल में ही उसके तिगुने से जो है उसने ज़्यादा अपना शेयर को बेच के फिर भी उसमें मालिक बना रहा। तो ये उसका काम है, वो नई नई टेक्नोलॉजी में रिस्क लेते हैं सॉफ्टबैंक वाले। तो ये सॉफ्टबैंक के द्वारा पूरा का पूरा पैसा लगाया जाएगा। ओरेकल है, ओपन एआई है, एमजीएक्स है, ये इसके प्रमुख हितधारक हैं। ठीक है, सॉफ्टबैंक इसके वित्तीय पहलू को, फाइनेंशियल पहलू को देखेगा कंपनी के, और ओपन एआई इसके अन्य ऑपरेशनल या जो फंक्शनल जो चीजें हैं उसको देखेगा। सॉफ्टबैंक के जो सीईओ हैं वो इस कंपनी के अध्यक्ष होंगे, बाकी और लोग इसमें काम करेंगे, और इसमें आर्म, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ओरेकल और ओपन एआई सब इसमें शामिल होंगे। जब तक भौतिक और ये भौतिक बुनियादी ढांचे को लेकर अमेरिका में टेक्सास जो राज्य है, जो एक तरह से रिपब्लिकन राज्य ही माना जाता है, वहां पे इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण भी शुरू हो गया है, और अमेरिका के अन्य स्थानों में भी इसका निर्माण किया जाएगा। अगर हम देखें कि ये मैंने कहा था ना, जो ट्रंप का फैसला है ये दुनिया को भी प्रभावित करेगा और भारत को भी प्रभावित करेगा। अब चूंकि देखिए कि जो ये टारगेट है ये क्या कर रहा है, ये इनका उद्देश्य क्या? इनका उद्देश्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डेवलपमेंट, जो क्षेत्र है जो अभी डेवलप हो रहा है, उसमें बादशाहत हासिल कर लो और वो अपने अमेरिका के अंदर ही वो प्रौद्योगिकी को रखो। यानी कि जब अमेरिका कह रहा है उसके पास पैसा है, उसके पास तकनीकी है, उसके पास उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो चिप आदि है, जैसे एनवीडिया की जो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है, हम 10,000 करोड़ का जो हमारा इंडिया एआई मिशन है उसके तहत 10,000 जीपीयू यूनिट हम लगाने की बात कर रहे हैं, और उसके यहाँ पे तो बनता ही है। तो ऐसे में वो सब कुछ उसके पास है, डेटा भी है, कंपनियां जो उनके ज़्यादातर टेक कंपनियां उनके पास हैं, लेकिन कुछ चीजें जो उनके पास नहीं है वो है डेटा। डेटा आता है लोगों से, हमारे आप से, हमारे आपके बिहेवियर से। आप एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल मनुष्य की तरह सोचे और उससे बेहतर तरीके से। देखिए, जो भी काम मनुष्य कर सकता है, अगर उस काम को अगर मशीन करेगी तो मनुष्य से ज्यादा तेज करेगी। बेहतर तो मनुष्य करता है, लेकिन अगर वो करेगी तो उससे ज्यादा तेज करेगी। और अगर हम मनुष्य की तरह सोचने वाला जनरल इंटेलिजेंस बना देंगे तो वो मनुष्य से जल्दी उस तरह के काम कर सकता है। अब ऐसे में सब कुछ है, लेकिन डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। डेटा उनके पास नहीं है। चीन के पास भी 140 करोड़ की आबादी है, उसके पास भी खूब डेटा है, और वो अपने डेटा को अब जाने नहीं दे रहा है। अभी टेस्ला वाला जो मामला था, जो ऑटोमेटिक कार की है, उसको लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, उसी में तनाव खिंचा हुआ है। भारत के पास भी बहुत डेटा है, भारत के पास भी बहुत सारे लोग हैं, और ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर जो इकोनॉमी है वो इस डेटा के आधार पर रिसर्च करके नए नए प्रोडक्ट, नई नई चीज़ें सब कुछ बनाएगी। और ये डेटा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन डेटा हमारे पास महत्वपूर्ण है। और इसीलिए देखिएगा अभी डिजिटल डेटा ड्राफ्ट प्रोटेक्शन बिल आया है, जिसमें डेटा को भारत से बाहर ले जाने पर कुछ हद तक प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। और अगर इस तरह की चीज हम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत अपने को बादशाहत हासिल करने या नेतृत्व करने की बात करते हैं, हालांकि हमारा अमेरिका के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहयोग है, लेकिन देखिए कोई किसी को कुछ भी नहीं देता है ऐसे। आपसे भी कुछ लेगा तो आपके पास जो है आपको भी उसको लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आप भी तैयारी करिएगा। कोई दोस्ती दुश्मनी ढंग का और देख के करता है कि वो बराबरी के आधार पे या कम से कम लगभग बराबर की स्थिति हो तभी करता है। अब वैसे भी आप देख रहे हैं कि अभी ट्रंप ने आपको वरीयता दी है, आपके विदेश मंत्री को जो राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठाया है, फर्स्ट सीट पे बैठाया है, पहली जो है वहाँ के विदेश मंत्री की पहली बायलैटरल मीटिंग भारत के विदेश मंत्री के साथ हो रही है। ये सब ठीक है, वो बढ़िया है, लेकिन आपको भी अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। और
ट्रंप के साथ या किसी के साथ अगर आपको व्यवहारिक जीवन में जीना है ना, तो आप अपने जितना तैयार रहेंगे। यहाँ पे एक स्टेटमेंट बड़ा अच्छा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, शक्ति ही शक्ति को सम्मान देती है। तो अगर आपको सम्मान चाहिए तो आपको ताकतवर होना पड़ेगा और अपनी ताकत को समझना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों को देखो यहाँ कहा गया है कि वो अमेरिका, हाँ हालांकि ये ट्रंप की मेक इन पहल है, मेन हमारा है कि भारत को एआई संरचना पर तेजी से काम करने की जरूरत है। तो देखिए, नेशनल क्वांटम मिशन ऑफ इंडिया के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष है अजय चौधरी। उनका कहना है कि रणनीतिक स्वायत्ता के लिए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी के लिए, यानी हम अपना निर्णय खुद करें, किसी के पिछलग्गू न बने, उसके लिए एआई सिद्धांत बनाना पड़ेगा और अपने डेटा को मजबूती से नियंत्रित करना शुरू करना पड़ेगा। साथ ही हमें डेटा केंद्रों के लिए अपना खुद का घरेलू हार्डवेयर भी बनाना होगा, क्योंकि हमारे डेटा को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होने वाला है। इसलिए अपना खुद का डेटा सेंटर बनाना होगा और सरकार और उद्योग को एआई के लिए रणनीति बनाने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। सरकार 10,000 करोड़ रुपए के लिए इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। उसमें क्या है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है कि हमारे स्टार्टअप भी उस पर अपने को ट्रेंड कर सके। लेकिन ये लोग विशेषज्ञ, उद्योग के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जो स्टारगेट परियोजना है, जिसमें हालांकि ट्रंप ने कहा है कि वो अपने, अभी जो अमेरिका की मेक इन पहल है उसके तहत उसने कहा कि वो अपने हर स्तर से मदद करेंगे। जो उसने आपातकाल वाला जो योजना लाई है, ऊर्जा आपातकाल, उसके तहत जितना भी जरूरत पड़ेगी, यानी जो भी ऊर्जा आदि की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए वो सारे नियम कानून सब ढीले कर देंगे। अभी देखेंगे दूसरे पार्ट में। तो भारत को भी वो जो निजी क्षेत्र वहां पे काम कर रहा है, सरकार तो यहाँ पे पहल कर रही है, सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार तो पैसा लगाएगी, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। हमारे यहाँ भी रिलायंस है जिसके पास बहुत बड़ा डेटा है, रिलायंस है, टाटा है, और भी अदानी ग्रुप है। इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनको भी मिलकर ऐसा ही कुछ करना चाहिए कि भारत में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपनी बढ़त हो। जब आप भी अपने यहाँ तैयार करेंगे ना, तब जाके उनके साथ आप टेबल पर बैठ के बातचीत कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक और, इस टॉपिक से अलग है लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं चीज़ों को समझने के लिए। आपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट का तो नाम सुना होगा, एलन मस्क का, कि दुनिया भर में इंटरनेट के जरिए जो है, इस सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराता है। वो आने की बात हुई तो भारत में जियो वालों ने विरोध किया। ठीक है, हम रोक नहीं रहे हैं, सरकार ने कहा कि जो जिस तरह से चल रहा लाइसेंस दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले ही जो एयरटेल और वन वेब जैसे ब्रिटेन की संस्था है जो इसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसके जो है उपग्रहों को हम छोड़ेंगे, हमारा इसरो छोड़ेगा। यानी हम अपने यहाँ भी वो सिस्टम बनाएंगे कि भैया आओ, अब बात करो, हमारे यहाँ भी है ऐसे नियम, हमारे नियम कानून नहीं मानोगे तो ठीक है, तुम चले जाओ, मानोगे तो आपका भी सामना है। तो अगर आपको वैश्विक स्तर पे, खासतौर से अमेरिका से और ट्रंप से, जो बहुत ही ट्रांसैक्शनल लीडर हैं, अगर उनसे कुछ चाहिए तो आपको भी मजबूत होना पड़ेगा और आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये स्टारगेट परियोजना, ये वो चीजें हैं जो वैश्विक स्तर पे आने वाले समय में दुनिया को निर्धारित करेगा, दुनिया को चेंज कर देगा। जैसे अमेरिका के मैनहट्टन परियोजना समझ लो, उसी तरह की है कि परमाणु वाले में हम अब पीछे नहीं रह सकते हैं, समय के साथ हमें और भी तैयारी करनी पड़ेगी और इसके लिए निजी क्षेत्र को भी आगे आने की जरूरत है, क्योंकि सरकार की लिमिटेशंस होती हैं। सरकार के पास एक जो पैसा आता है वो राजकोष से ही आता है और वह सरकार के और भी कई सारे जरूरी काम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र है जिसमें हमारा निजी क्षेत्र काम कर सकता है। हाँ, सरकार को जो मदद करने की जरूरत होगी पॉलिसी के रूप में, सहयोग के रूप में, वो सब करने के लिए सरकार पहले ही इंडिया एआई मिशन शुरू कर चुकी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, निजी क्षेत्र आ गया है, ये तो मैंने बता ही दिया। आगे आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो है वहाँ पे बिग ड्रिल बेबी ड्रिल नारा और डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल योजना। ड्रिल बेबी ड्रिल नारा जो है, इस चुनाव में जब राष्ट्रपति चुनाव का हो रहा था तो ट्रंप द्वारा अक्सर कहा गया ड्रिल बेबी ड्रिल। यहां तक कि वो जब जीते थे तब भी उन्होंने कहा था कि ये ब्लैक गोल्ड है और हम ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा दिया था कि इसके जरिए हम अमेरिका को जो है मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन का जो एक पहलू है कि हम अपने यहाँ पे जीवाश्म ईंधनों का जो है उत्खनन या उसके कार्य बढ़ाएंगे। ये नारा सबसे पहले 2008 में लाया गया था, जब एक रिपब्लिकन, अफ्रीको अमेरिकन रिपब्लिकन डिप्टी गवर्नर थे मेरीलैंड के, उनका कहना था कि अमेरिका को
मिडिल ईस्ट में अपनी निर्भरता को कम करते हुए अपने यहाँ ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा को जो है पेट्रोलियम को उत्पादन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस समय मिडिल ईस्ट की समस्या और खुद अमेरिका में भी 2008 में मंदी आ गई थी, वहाँ पे उस जो है तेल की कीमतें काफ़ी बढ़ गई थी। ट्रंप जो है आए थे तो उन्होंने काफी इस पर काम किया था, कई सारे लाइसेंस दिए थे, उत्पादन बढ़ा है और आज देखा जाए तो अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा जो है उत्सर्जन सबसे ज्यादा जो है जीवाश्म ईंधनों का उत्पादन करता है। और ट्रंप का राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल लगाने की योजना जो है कहीं ना कहीं इसमें और भी जो रुकावटें आ रही हैं, ओवरऑल जो भी रुकावटें आ रही हैं उनको दूर करने की बात है। हालांकि ऊर्जा में काफी व्यापक परिभाषा ली गई है, लेकिन सोलर और पवन को छोड़कर बाकी जितना है उन सब के लिए ये इसमें जो है ली गई है। और राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल के जरिए जीवाश्म ईंधनों से लेकर ऊर्जा के जो और स्रोत है, कोयला से लेकर बिजली के लेकर, उनको विकास को बढ़ावा देने के लिए जितनी भी चुनौतियां आएंगी उनको जल्दी से जल्दी हल करने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल लाया गया है, जो कि किसी भी राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी राष्ट्रपति द्वारा लाया गया पहला आपातकाल है, ऊर्जा आपातकाल है। इस तरह का क्षेत्रीय ऊर्जा आपातकाल जिम कार्टर द्वारा 70 के दशक में लाया गया था, लेकिन वो एक किसी राज्य विशेष के गवर्नर को वह पावर दिया गया था। तो यह महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से अमेरिका पर भी प्रभाव पड़ेगा, दुनिया पर भी पड़ेगा। आइए जरा देखते हैं इस मुद्दे को चर्चा में क्यों है। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में ही डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति अभियान के नारे में कहा था कि ड्रिल बेबी ड्रिल, और साथ ही इसमें वो कह रहे थे कि अधिक तेल और गैस उत्पादन करना है और खपत के लिए भी जोर देना है। और वह अमेरिकी तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देने की कीमतों को कम करने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल के द्वारा भी उनके लिए घोषणा की गई है। और जो अभी 70-80-100 के आसपास जो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए थे, उसमें उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से हटने की भी बात की, यानी किसी भी तरह की जो ऊर्जा रिस्ट्रिक्शन है उससे भी बचा जा सके, इसको लेकर भी ट्रंप ने पहले ही वैश्विक स्तर पर की जो चुनौतियां उससे निकल गए हैं। ड्रिल बेबी ड्रिल नारे का इतिहास देखिए। इस नारे को 2008 में माइकल स्टेल, जो कि एक अमेरिकी हमारे मैरीलैंड राज्य के पहले अफ्रीकी अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा यह दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि मध्य पूर्व तेल से अमेरिका की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए, यानी अभी तेल का जो उत्पादन होता है वो मध्य पूर्व में होता है, वहां से उस पे से निर्भरता कम किया जाए। इसके लिए अमेरिका को अपने ऊर्जा संसाधनों को ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि रिजर्व के रूप में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा जो है माना जाता है कि सबसे ज्यादा रिजर्व उसी के पास है। और क्योंकि उसका जो अलास्का वाला रीजन है वो पूरा तेल वाला ही है, क्योंकि साइबेरिया जो रूस का है और वो सारा चीज तेल वाला ही है। और माइकल स्टील ने 2008 में यह नारा उस समय दिया था जब मध्य पूर्व में संघर्ष के कारण अमेरिका में ईंधन की कीमतें काफ़ी बढ़ गई थी, तो उसलिए दिया गया था। और उसी समय जो है ओबामा का जो है साथ राष्ट्रपति चुनाव था, तो ओबामा के विरुद्ध में जो है इस तरह के नारे दिए गए थे। राष्ट्रपति ट्रंप की राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल के मायने देखिए, तो देखिए जब वो हस्ताक्षर कर रहे थे तो आपातकाल घोषित करने का अर्थ है कि आप उस समस्या से बाहर निकलने के लिए कुछ भी करना है कर सकते हैं। यानी कहा था ना कि इमरजेंसी सिचुएशन नीड इमरजेंसी मेजर या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स। तो आपातकाल यानी ऊर्जा के लिए जरूरत के लिए जो भी करना हो उसके लिए ये अपने को आपातकाल की अपना पावर देते हैं। कहते हैं कि उसके आपातकाल मतलब कि उसके दूर करने के लिए जो कुछ भी करना हो वो करेंगे, इसलिए ये एक तरह से नेशनल एनर्जी इमरजेंसी इन्होंने घोषित कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इसमें विभिन्न प्रकार के ये राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल जो है विभिन्न प्रकार के प्राधिकरणों को अनलॉक करेगा, यानी जो अथॉरिटी है, जो रूल्स रेगुलेशन है उसको खोल देगा, जो भी बंधन है उनको खोल देगा। और ये अमेरिका को फिर से तेजी से निर्माण करने, मैन्युफैक्चरिंग करने, कोयला और प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन करने, नौकरियों का सृजन करने, समृद्ध बनाने और राष्ट्र की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो भी चुनौती आ रही होगी प्राधिकरण स्तर पे, उसको अनलॉक करने में ये राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल मदद करेगा। ऊर्जा क्षेत्र में विशेषज्ञों के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने से राष्ट्रपति को कुछ अतिरिक्त कार्यकारी एग्जीक्यूटिव पावर मिल जाएंगे, जिसके जरिए वो कुछ जैसे इन्वायरमेंटल रेगुलेशन है उनको ढील दे सकते हैं, जैसे कि वो कच्चे तेल के निर्यात पे है उस पर रोक लगा सकते हैं, और भी कई सारी चीजें कर सकते हैं जो कि सामान्य स्थिति में वो नहीं कर सकते हैं। और देखा जाए तो अब तक अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति ने इतिहास में राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा आपातकाल लागू नहीं किया था। हाँ, जिमी कार्टर ने लागू किया था 1970 के दशक में। वो क्षेत्रीय ऊर्जा आपातकाल था, जब
वो कुछ राज्यों के राज्यपालों को पर्यावरण नियमों को निलंबित करने के लिए दिया था, क्योंकि वहां पे दिक्कत आ गई थी किसके लिए, जीवाश्म ईंधनों के जो है दाम, ऊर्जा के दाम बहुत बढ़ रहे थे। तो उस समय कुछ राज्यों के राज्यपालों को दिया था कि वो जो है ध्यानपूर्वक इसको काम कर सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। अब चूंकि अब अमेरिका में फिर से राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल लगा, तो क्या वास्तव में अमेरिका में जीवाश्म ईंधन की कमी है? तो पहले बता दें कि नहीं। अब देखते हैं कि इस ऊर्जा में, एनर्जी में किसे किसे एनर्जी माना गया है। तो देखिए, इसमें ऑयल है, यानी पेट्रोलियम ऑयल है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है, कोयला है, जैव ईंधन है, भूतापी बहता पानी और महत्वपूर्ण खनिजों को इसमें शामिल किया गया है। यानी ये सारी चीजें ये ऊर्जा के रूप में इसको मानेंगे, और सौर और पवन को नहीं, वो बहुत दल है उस पर नहीं, लेकिन बाकी इन सब चीजों को मानेंगे। और इसके लिए जो भी रुकावटें आ रही होंगी इसमें विकास करने के लिए, उत्खनन करने के लिए, ज्यादा उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने उद्घाटन भाषण में ही जीवाश्म ईंधन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। और जो अमेरिका के 70 के दशक में क्षेत्रीय ऊर्जा आपातकाल था, वो जीवाश्म ईंधन की कमी था। लेकिन वर्तमान में अमेरिका ईंधन की कमी का सामना नहीं कर रहा है। इनफैक्ट अगर देखा जाए कि अमेरिका में पहले से ही सबसे बड़ा तेल उत्पादक बना हुआ है और उसके पास जीवाश्म ईंधन की कोई कमी नहीं है। 2016 से अमेरिका का तेल उत्पादन 70% बढ़ गया है। जब ट्रंप आए थे 17 से, उसके बाद उन्होंने बढ़ा दिया था। 2024 में अमेरिका का तेल का उत्पादन 13.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो कि और आगे बढ़ने की जरूरत है। इसी तरह से एलएनजी निर्यात भी 2016 से बढ़ के शून्य से बढ़कर अमेरिका वैश्विक अग्रणी बन गया है। तो वो अपने यहां पे बहुत उत्पादन कर रहा है, निर्यात भी करता है। लेकिन ट्रंप का ध्यान और भी है, वो चाह रहे हैं कि हम जो हमारे पास, देखिए अमेरिका के पास बहुत रिसोर्स था एनर्जी का, लेकिन वो अपना बचा के दुनिया के अन्य देशों के ऊर्जा जरूरतों, एनर्जी रिसोर्स का वो फायदा लेता था कि जरूरत पड़ने पर अब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस दुनिया, ये स्थिति ये आ गई है कि 2, 4, 10 साल में ये जीवाश्म ईंधनों की जरूरत ही ना पड़े। और ऐसे में अमेरिका ने, जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, उसके पहले उन्होंने जो है ओबामा के बाद से जैसे अमेरिका राष्ट्रपति बने थे ट्रंप ने, उन्होंने ऊर्जा के उत्खनन के लिए, ड्रिलिंग के लिए बहुत ज्यादा जो है बहल दी और काफी उसने किया। और उसके कारण जो पेट्रोलियम कीमतें हैं वो एक ऑप्टिमम लेवल से नीचे आ गई या कम ही हो गई। ट्रंप पुनः वो करना चाहते हैं, कि जो है बिडेन ने रोका था लेकिन फिर भी वो बना रहा। ट्रंप पुनः कोशिश करना चाहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातक बड़े, हम निर्यात भी करें। जैसे वो कह रहे हैं कि जो है यूरोपीय यूनियन है, हमारा उनके साथ व्यापार घाटा है, तो चलो तुम कुछ नहीं ले सकते तो हमसे तेल लो, यानी हमारा व्यापार घाटा भरे। यानी जो अमेरिका कभी सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक था, है ना, हालांकि उसके पास रिजर्व था, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा निर्यातक बनने की तरफ और अपने यहां भी ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। देखिएगा भारत पे भी आएगा कि ठीक है, आप ईरान से मत लो, आप इनसे न लो, आप हमसे तेल ले लो। यानी कुल मिला के वो कोशिश करेंगे कि जहां पे व्यापार घाटा है, कुछ नहीं, हमसे तेल गैस ले लो, क्या दिक्कत है। भारत के लिए भी ठीक है, अगर तेल की कीमतें सस्ती रहती हैं तो हमारे यहाँ पे अपने डेवलपमेंट में आगे बढ़ेगा। लेकिन इसका नुकसान दुनिया के जो पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य हैं उस पर पड़ेगा। ऑलरेडी उस पर बहुत कुछ नहीं हो रहा है। और जब अमेरिका भी ऐसा नहीं करेगा तो अन्य देश, खासतौर से चीन आदि भी उसके दूसरे तरफ जाने का खतरा बना रहता है। लेकिन खैर, अब जो चीज़ें हो रही हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, बस ये है कि ठीक है। अगला जो समाचार है, ये इंटरेस्टिंग न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि शायद नहीं आता कि अभी कुछ दिन एक सिरफिरे ने जो है सैफ अली खान पे उनके घर में जो है रात में चोरी या जो भी मामला रहे, चाकू से हमला किया था। और उसी दौरान ये पता चला कि इनके शत्रु संपत्ति का मामला लगभग 14-15 हज़ार करोड़ का जो भोपाल में है, पटौदी भवन और सारा चीज़ें है, इनको नवाब भी बोला जाता था, नवाब पटौदी, उसको जो है उसको शत्रु संपत्ति का मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रहा था। और पिछले 13 दिसंबर को ही, मतलब दिसंबर में 13 तारीख को ही कोर्ट ने कहा था कि आप जो है इसके लिए ट्रिब्यूनल में चले जाइए, क्योंकि सरकार ने कहा था कि हमने ट्रिब्यूनल बनाया है। तो ये ट्रिब्यूनल में जाने की बात थी 1 महीने के अंदर, पता नहीं गए कि नहीं गए, ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, शत्रु संपत्ति का मामला बन गया है। और शत्रु संपत्ति देखा जाए तो ऐसी संपत्तियाँ जिसके मालिक युद्ध के समय, यानी 47 बंटवारे और उसके बाद 47 में हो, या 48 का युद्ध हो, 62 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, इस युद्ध के दौरान
हमारे शत्रु देशों में, शत्रु देश में कौन है, पाकिस्तान या चीन, तो इन 2 देशों में से अगर वो चले गए हों तो उनकी संपत्तियां शत्रु संपत्ति है। अगर उनके वारिस हैं तब भी वो प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति के रूप में आ जाती है। ये बाद में 2016 में, पहले तो ले लिया जाता था लेकिन एक कोर्ट का डिसीजन आया था महमूदाबाद, राजा महमूदाबाद को लेकर, और फिर कोर्ट ने, सरकार ने एक नया कानून बना के 2017 में ये भी कर दिया कि शत्रु संपत्ति घोषित हो गई है, उनके जो है वारिस और इससे कोई मतलब नहीं होता, वो शत्रु संपत्ति हो जाएगी, वो देश का हिस्सा होगा और उसके बेचा या जो भी आय होगी वो भारत के राजकोष में जमा होगा। तो आइए चलिए मामले को देखते हैं, क्या मामला है। देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिनेता सैफ अली खान से केंद्र सरकार के उस आदेश के खिलाफ अपीली प्राधिकरण में संपर्क करने को कहा है जिसमें भोपाल के पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत वाली ऐतिहासिक संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है। उच्च न्यायालय में 2015 में सैफ अली खान ने चुनौती पर यह सुनवाई हो रही थी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में। इसमें सरकार ने 13 दिसंबर को कहा कि उसने शत्रु संपत्ति के संबंध में ट्रिब्यूनल बना दिया है। तो इसको लेकर जो है जज ने कहा कि आप अब उस ट्रिब्यूनल में 1 महीने के अंदर चले जाइए, वहां पे मामला है। तो समझे कि सैफ अली खान के उच्च न्यायालय में याचिका दायर क्यों की या क्या मामला है। तो देखिए, जो सैफ अली खान वाला मामला है वो भोपाल से जुड़ा हुआ। भोपाल के एक नवाब थे, 1947 में भोपाल रियासत पे नवाब हमीदुल्ला खान का शासन था, नवाब हमीदुल्ला खान। उनकी 3 बेटियां थी और 1950 में वो जो बड़ी बेटी, यानी जो पैतृक संपत्ति की जो बड़ी बेटी थी उसी के पास आता है। बड़ी बेटी जो है वो 1950 में पाकिस्तान चली गई, ठीक, यानी कि वो जो संपत्ति है वो व्यक्ति शत्रु देश में चला गया, शत्रु देश का नागरिक हो गया, यानी शत्रु हो गया हमारा। और ऐसे में दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान, जो कि सैफ अली खान की दादी हैं, इनके पास देखा जाए तो वो भाग गई, तो पाकिस्तान चली गई, तो इनके पास वरासत आ गया। नॉर्मली इनके पास आ गया और उनका शादी इफ्तिख्यार अली खान पटौदी से हुई थी। उनके बेटे मंसूर अली खान टाइगर पटौदी जिन्हें बोला जाता है, सैफ अली खान के पिताजी। यानी कुल मिला के ये जो बेगम है साजिदा सुल्तान, इनके पोते सैफ अली खान देखा जाए तो उसके मालिक हैं, उसकी इनहेरेंट है। लेकिन सरकार ने 2014 में इसे पूरी शत्रु संपत्ति घोषित कर दी। इस पूरे इनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति विभाग के संरक्षक के पास कर दी और शत्रु संपत्ति कर दी, क्योंकि जब वो यहां से गई थी तो उनका मालिकाना हक, जो मालिक था उस प्रॉपर्टी का, वह क्या था, वो शत्रु हो गया है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी आ गई। इसको लेकर 2015 में सैफ अली खान ने जो है याचिका दायर की कि वो उसके विरासत हम हैं, वो चली गई हैं तो उनकी भी दूसरी बेटी का विरासत है और हम हैं। अब ये मामला चल रहा है, लेकिन आइए हम जरा समझते हैं कि शत्रु संपत्ति होती क्या है। तो देखिए, शत्रु संपत्ति से तात्पर्य उस चल अचल संपत्ति से है या संपत्तियों से है जो संघर्ष के समय शत्रु राष्ट्र के रूप में नामित देशों में प्रवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा भारत में छोड़ी जाती है। 65-71 से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो या 1962 में चीन भारत युद्ध के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान या चीन की राष्ट्रीयता अपनाने वालों के स्वामित्व वाली संपत्तियों और व्यवसायों को शत्रु संपत्ति के रूप में नामित कर दिया था। भारत रक्षा अधिनियम 1962 के तहत यह किया गया था और भारत रक्षा नियमों के तहत संपत्तियां भारत के शत्रु संपत्ति के संरक्षक जो बनता है, गार्जियन बनता, उसके पास आ जाता है और ये भारत सरकार की तरफ से शत्रु संपत्तियों का विभिन्न राज्यों में संरक्षण का काम करता है भारत में। और शत्रु संपत्ति के अधिग्रहण के बाद क्या होगा, यानी सरकार अगर अधिग्रहण कर ली उसके बाद क्या होगा, तो 2018 में इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया गया, जिसके तहत अब पूरे राज्यों में कार्य किया जाता है कि शत्रु संपत्तियों की एक विस्तृत सूची बनाई जाएगी। उनका एक निर्दिष्ट समय के भीतर केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक मूल्यांकन समिति होगी जो सर्किल दर के आधार पर निर्धारित करेगा कि कितनी उसकी कीमत है। फिर एक शत्रु संपत्ति निपटान समिति होगी जो सिफारिशें प्रदान करेगी कि शत्रु संपत्तियों को बेचा जाए या नहीं बेचा जाए। अब अगर बेचने का फैसला कर लिया जाता है तो उसमें अगर वो शत्रु संपत्ति खाली है तो उसकी सरकारी बेच का या रिसोर्सेज का जैसे होता है कि टेंडरिंग होगी। अगर किसी ने कब्जा कर लिया है तो जो सर्किल रेट का दाम है या जो मूल्य है उसके आधार पर उससे कहा जाएगा कि आप इसे दे दो, आप उसमें रहो। और अगर कोई शेयर आदि है तो उसको फिर मार्केट के नियमों के तहत उसे बेचा जाता है और बेचने के बाद ये जो सारा पैसा होता है वो भारत के
कोष में या संचित निधि में या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा करते हैं। यानी जो कुछ भी संपत्तियां हैं वो भारत, जो भी शत्रु संपत्तियां हैं वो सब कुछ भारत के लोगों की है। यानी जो 15,000 करोड़ की संपत्ति पर सैफ अली खान दावा कर रहे हैं, एक्चुअल में वो हमारी आपकी भारत के लोगों की संपत्ति है। उसमें उनकी भी है, लेकिन वो भारत के लोगों की तरह इनहेरेंट के रूप में नहीं हो सकती है। तो ऐसे में आइए देखते हैं कि वर्तमान में कितनी शत्रु संपत्तियां हैं। तो 2018 में गृह राज्य मंत्री जो उस समय के थे, उन्होंने एक बताया था कुछ 9280 यानी 9,280 शत्रु संपत्तियां हैं। इसमें पाकिस्तान और 126 शत्रु संपत्तियां चीनियों की हैं। इसमें जो है 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समूह बनी थी, जिसमें यह कहा गया था कि 5400 से अधिक जो शत्रु संपत्तियां हैं, इनका बाजार मूल्य लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। 1 लाख करोड़ रुपए की शत्रु संपत्तियां भारत में हैं। अब एक प्रश्न यह भी है कि क्या कानूनी उत्तराधिकारी शत्रु संपत्ति के वारिस हो सकते हैं? देखिए, शत्रु संपत्ति जो चला गया उसकी शत्रु संपत्ति रहती थी, मामला चलता था। लेकिन एक मामला 1968 शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत जो है इसमें आया था कि शत्रु संपत्ति के संरक्षक के पास रहती है, जिसमें उत्तराधिकार या हस्तांतरण की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और 2017 में कानून को और सुदृढ़ किया गया और इसके दायरे को विस्तारित किया गया, जिसमें ये शत्रु फर्म और सारी चीजें बताया गया। और इस संशोधन के तहत किसी भी तरह के उत्तराधिकार के दावे को निरस्त कर दिया। कैसा मामला, अदालतें कैसे होती है? देखिए, हुआ क्या है, कैसे ये मामला आया। 1957 में ये मामला जो है राजा महमूदाबाद क्या बोलते हैं उनको, हाँ, महमूदाबाद है, उसमें लखनऊ की हजरतगंज और कई जगह की प्रॉपर्टियां थी। उनका क्या है कि वो 1957 में वो पाकिस्तान चले गए थे, तो उनकी प्रॉपर्टी को शत्रु प्रॉपर्टी बना दिया गया था। लेकिन उनकी बेटा और उनकी पत्नी भारत में ही रह गए थे। तो उन्होंने कोर्ट में दावा किया था कि वो चले गए, लेकिन हम उनके उत्तराधिकारी हैं और हमारा उस पर हक बनता है। और सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में 2005 में उनके उत्तराधिकार को सुप्रीम यानी संपत्ति के अधिकार के तहत वाला जो उत्तराधिकार के तहत जो है उसको उनके उत्तराधिकार में दे दिया गया। अब उतना ही होता तो समझ में आता। उसके बाद सारा लगा पुराना सारा केस शुरू होने, लोग उनके कि हमने उनको बेच दिया, हम उनके ऐसे हैं, ये है करके पूरी बाढ़ आ गई। और ऐसे में सरकार ने 2016 में ऑर्डिनेंस के तहत और 2017 में शत्रु संपत्ति संशोधन और मान्यता अधिनियम 2017 लाया और इसमें क्लियर कट करके उस फैसले को बदल दिया और कहा कि शत्रु संपत्ति जब एक बार जैसे जिसके नाम वो संपत्ति है, जब वो गया है, अगर वो शत्रु है तो फिर वो शत्रु संपत्ति होके वो राज्य का हो जाता है, उसके उत्तराधिकार को कोई भी उसमें वरीयता नहीं होगी। तो उसी को लेकर सैफ अली खान भी गए हैं कि लेकिन जो नियम है वो यही है कि उसके विरासत का कोई माने नहीं होता है, जो शत्रु संपत्ति हो गई है वो हो गई है। तो ये पूरा मुद्दा रहा है, ये सारी चीजें रही है। ठीक है, इससे जुड़े प्रश्न हमारे वेबसाइट पे भी रहेंगे, पीडीएफ के साथ भी रहेंगे, क्वेश्चन आंसर के साथ रहते हैं। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई प्रश्न होगा, कोई कमेंट तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। बाकी मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।